Relative strength as a concept has helped me fine tune my trading system. It has also helped me pick the right stocks when it comes to trading. So relative means हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको. दूसरा टर्म है स्ट्रेंथ, मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है. सो BHEL में भी अगर मैं चार्ट को ऑब्जर्व करूं फ्रॉम सितंबर 2022 दिस चार्ट इज राइजिंग, कि ये राइज करते करते अभी भी राइज करते जा रहा है. मतलब BHEL इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50. तो द स्टॉक्स इफ दे आर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, अगर आपके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो का पार्ट है और वो स्टॉक अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें कॉशियस हो सकते हो. शायद आप उसमें देख सकते हो कि आप अंडर परफॉर्मिंग जो स्टॉक्स हैं उनको निकाल के आउट परफॉर्मिंग वाले स्टॉक्स को आप अंदर लेकर आ जाओ पोर्टफोलियो के. सो अगर आप एक बिलीवर है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो ये एक तरीका है. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ. रिलेटिव स्ट्रेंथ एज अ कॉन्सेप्ट हैज़ हेल्प मी फाइन ट्यून माई ट्रेडिंग सिस्टम. इट हैज़ ऑल्सो हेल्प मी पिक द राइट स्टॉक्स व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग. सो रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक बहुत क्रूशियल रोल है मेरी ट्रेडिंग सिस्टम में. सो आज मैं ये सिस्टम को या ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में. अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ये टर्म को अगर हम देखेंगे तो हम कुछ चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं और ये रिलेटिव है क्योंकि दो टर्म है, रिलेटिव एंड स्ट्रेंथ. सो रिलेटिव मीन्स हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको. तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो एक हो गया टर्म रिलेटिव. दूसरा टर्म है स्ट्रेंथ, मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है. तो हम अल्टीमेटली ये चेक कर रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हम उस जगह पे उस डायरेक्शन में उस पर बेट ले रहे हैं. सो रिलेटिव स्ट्रेंथ एज अ कॉन्सेप्ट हेल्प्स अस फाइन ट्यून आवर ट्रेडिंग सिस्टम, हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक्स. इसके काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे तो. सो अब एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये रिलेटिव है, मतलब किसी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तब हम किसके साथ लार्जली कंपेयर करते हैं, हम ये देखते हैं कि इंडेक्स के साथ ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. हम ये चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 के साथ एक स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, या एक सेक्टोरल इंडेक्स के साथ कैसे परफॉर्म कर रहा है, या ये निफ्टी 500 एक ब्रॉडर बास्केट के साथ कैसे इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर रहा है. अब हम बोलते हैं कि कोई स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है या रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है. तो ये दो तरीके के टर्म्स हमें सुनने को मिलते हैं. सो कोई एक टर्म जब हम बात कर रहे हैं कि एक स्टॉक एक इंस्ट्रूमेंट रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्टॉक 5% आज ऊपर है और इंडेक्स मान लो 2% ऊपर है, हालांकि 2% इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, मान लो कि इंडेक्स 2% ऊपर है, स्टॉक 5% अप है, तो स्टॉक ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स से, करेक्ट, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर है. अभी इवेंचुअली एक पीरियड तक आउट परफॉर्मेंस रहता है, मतलब अगर एक स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आता है इन कंपेरिजन टू इट्स इंडेक्स, तो हम बोलते हैं ये रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है. अगर एक स्टॉक अपने इंडेक्स से ज़्यादा नीचे फॉल करता है, मतलब इंडेक्स अपनी जगह पे शायद 1-2% का रिटर्न दे रहा हो और वो स्टॉक नेगेटिव में चला गया हो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, तो ये हम कहते हैं कि द स्टॉक या द इंस्ट्रूमेंट इज़ अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क. सो दो तरीके के टर्म हो जाते हैं कि एक हो गया आउट परफॉर्मेंस और एक हो गया अंडर परफॉर्मेंस. आउट परफॉर्मेंस मतलब कि हम जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो आउट परफॉर्मेंस हो गया. और जब हम कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहा है, तो हम इसे बोलते हैं अंडर परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम. अब ये आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस लार्जली हम कंपेयर करते हैं जब हम म्यूचुअल फंड्स को इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक बेंचमार्क के साथ अटैच्ड होते हैं. अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें SBI स्मॉल कैप फंड, देन SBI स्मॉल कैप फंड हैज़ अ बेंचमार्क ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो हमने उसके साथ बेंचमार्क कर दिया. इसका मतलब कि हम कंपेयर करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है या कम रिटर्न दे रहा है. अगर ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो हम बोलेंगे आउट परफॉर्मिंग, और कम रिटर्न दे रहे हैं तो हम बोलेंगे अंडर परफॉर्मिंग. सो एज एन इन्वेस्टर और एज एन इन्वेस्टर वी ऑलवेज वांट टू बी पार्ट ऑफ आउट परफॉर्मिंग फंड्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो स्टॉक्स हो. हम चाहते हैं कि वो बास्केट से तो ज़्यादा ही अच्छे से परफॉर्म करे. दैट्स द रीज़न वी आर एक्टिवली इन्वेस्टेड, वी आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग आवर टाइम आइडेंटिफाइंग द राइट स्टॉक्स इन म्यूचुअल फंड्स. तो ये जो आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स तक ही सिर्फ नहीं सीमित है, हम इसके साथ स्टॉक्स के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं.
कि एक स्टॉक एक बेंचमार्क के साथ कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लो हम मानते हैं कि द कंपैरिजन कैन बी बिटवीन मल्टीपल बास्केट, इट कैन बी कंपेयर्ड वर्सेस इंस्ट्रूमेंट वर्सेस एन अनदर इंस्ट्रूमेंट। हम ये भी देख सकते हैं कि एक बास्केट में अगर दो स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी आईटी की बात करें, अब निफ्टी आईटी में हमारे पास दो कंपनीज आ गई, एक आ गया फॉर एग्जाम्पल LTTS एंड वी हैव TCS, ठीक है। अब ये दोनों कंपनीज अपने आप में आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें से दोनों कौन कौन सबसे ज़्यादा बुलिश है। शायद दोनों बुलिश ट्रेंड में हो, अब दोनों में बुलिश है तो कौन सा ज़्यादा बुलिश है वो भी कंपेयर किया जा सकता है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा सकता है कि अगर आपके पास मान लो एक सेम सेटअप के अराउंड 3-4 ट्रिगर्स आ गए, तो एक ही बास्केट में से आपके ट्रेडिंग सेटअप में से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 4 ट्रेड्स मिले। अब इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा जो स्टॉक है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है विद इन द ट्रिगर्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ विद इन द ट्रिगर्स भी यूज़ किया जा सकता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी अ गुड कॉन्सेप्ट, अ गुड मेथड टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर गोइंग लॉन्ग एंड गोइंग शॉर्ट। तो अगर अब मार्केट्स बुलिश हैं, अगर निफ्टी अभी बुलिश है, अगर हम निफ्टी बुलिश में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें तो उनकी चलने की प्रोबेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। तो निफ्टी का हालांकि अभी ट्रेंड बुलिश है ही, अब इसमें हम बुलिश स्टॉक्स विच आर ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क विल गिव बेटर रिटर्न्स, विल गिव बेटर ट्रिगर्स। तो इससे हमें बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं और हमारी ट्रेडिंग सिस्टम को फाइन ट्यून किया जा सकता है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ में एक तो हो गया कि इसमें दो कॉन्सेप्ट आ गए कि द स्टॉक कैन आउट परफॉर्म, इट कैन अंडर परफॉर्म। सो ब्रॉडर इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसके अंदर हमने परफॉर्मेंस देखा विच इज आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस। बट हम आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसमें पैटर्न्स बनते हैं चार्ट्स पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ के 6 पैटर्न्स हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है जब हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस। तो हम इसमें बोलते हैं दे आर फ्लाइंग पैटर्न एंड ड्राउनिंग पैटर्न। स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है कि ट्रेंड भी एक डायरेक्शन में अलाइंड होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, वो फॉल भी कर रहा होता है, राइज भी कर रहा होता है, तो हम इसको बोलते हैं फ्लाइंग एंड ड्राउनिंग पैटर्न। दूसरा एक है जो थोड़ा सा टर्निंग केस में होता है, जब मार्केट जो स्टॉक है वो अपने आप में मूव कर रहा होता है, वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा होता है, स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहा होता है, तब पैटर्न बनता है लायन एंड कैट पैटर्न। कि यहाँ पे कोई एक स्टॉक अपना आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि जो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, अपना जो डिनोमिनेटर है, बेंचमार्क है, वो थोड़ा सा अभी भी वीक है। फिर आ जाते हैं कि जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा होता है कि स्टॉक अपने आप में एक आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत करने वाला होता है या अंडर परफॉर्मेंस की शुरुआत करने वाला होता है, तो वहाँ पे पैटर्न बनते हैं स्टार पैटर्न्स। सो ये अपने आप में एक डिटेल स्टडी है। 6 तरीके के पैटर्न्स हैं। एक हो गया फ्लाइंग पैटर्न एंड ड्राउनिंग पैटर्न, लायन पैटर्न एंड कैट पैटर्न, बुलिश स्टार एंड बेरिश स्टार पैटर्न। बट आज के वीडियो के लिए हम ये समझते हैं कि आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस होता है, और आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस आप चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि ये चार्ट्स को प्लॉट करने के बाद इसको इसके साथ एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि रेशियो चार्ट्स को कैसे प्लॉट किया जा सकता है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो, आपके ट्रेड पॉइंट या जोन में आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको चार्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेशियो पे क्लिक करना है। जैसे आप रेशियो पे क्लिक करोगे, स्क्रिप्ट 1 डिवाइडेड बाई स्क्रिप्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, एंड दिस इज़ द रेशियो चार्ट। अब मैंने ये रेशियो चार्ट जो है वो ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। अगर हम देखें तो ये ज़ाइडस लाइफ वर्सेस निफ्टी 50 का चार्ट है। अब ये रेशियो लाइन है, ये डिवीजन अपने आप में बता रही है, क्योंकि ये रेशियो लाइन है। अब रेशियो लाइन कब बढ़ेगा? जब न्यूमरेटर ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब न्यूमरेटर इज राइजिंग मोर देन द डिनोमिनेटर, तो जो हमें रेशियो मिलेगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। करेक्ट। अब रेशियो लाइन मतलब कुछ नहीं, सिंपल लाइन चार्ट है, और हमें ये लाइन चार्ट को हर रोज़ का रेशियो कैलकुलेट करना है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मतलब हर रोज़ की क्लोजिंग दोनों को प्लॉट करेंगे चार्ट पे। मतलब ज़ाइडस लाइफ कहाँ पे क्लोज हुआ, निफ्टी 50 कहाँ पे क्लोज हुआ, उसको डिवाइड करेंगे, एक रेशियो मिलेगा, वो रेशियो को प्लॉट कर देंगे। हर एक डॉट डॉट डॉट, हर बार हमें एक पॉइंट मिलता जाएगा, हर एक दिन का एक डॉट मिलता जाएगा, उसको कनेक्ट करते जाओ, लाइन मिल गई, तो ये बन गया लाइन चार्ट। राइट। सो
ये रेशियो चार्ट अपने आप में आपको आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस बता रहे हैं। अब हम ये चार्ट को देखते हैं कि दिसंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 यहाँ तक देखते हैं, ये चार्ट कहीं ना कहीं हमें राइजिंग दिख रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये चार्ट ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन द डिनोमिनेटर, मतलब इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। सो न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्मिंग द डिनोमिनेटर, ये पता चल रहा है। अब इसके साथ एक और स्टॉक देखते हैं विच इज़ BHEL। अगर मैं BHEL को देखूं और यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करूं, सो BHEL में भी अगर मैं चार्ट को ऑब्जर्व करूं फ्रॉम सितंबर 2022 दिस चार्ट इज राइजिंग, कि ये राइज करते करते अभी भी राइज करते जा रहा है, मतलब BHEL इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। बट सिर्फ रेशियो लाइन के तरफ से, या सिर्फ रेशियो लाइन को अगर हम ऑब्जर्व करें। अब इसके साथ मैं एक और स्टॉक को ओपन करता हूँ, लेट्स से कोफोर्ज को ओपन करते हैं और इधर चेक करते हैं। सो कोफोर्ज में द रेशियो लाइन इज राइजिंग फ्रॉम अक्टूबर 2022, यहाँ से ये राइज कर रहा है, फिर थोड़ा सा एक डिप आया, फिर राइज हो रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। उससे पहले फ्रॉम 3rd of January 2022 से लेके द बॉटम ऑफ दिस रेशियो लाइन वॉज मेड इन सितंबर 2022, मतलब ये एक 6-7 महीने का, सितंबर इज द 9th मंथ एंड फ्रॉम जैन, तो 9 महीने का अंडर परफॉर्मेंस ऑफ कोफोर्ज। और उसके बाद अब प्राइस थोड़ा थोड़ा राइज करना शुरू हुआ है और एक अप ट्रेंड में आते जा रहा है। अब इधर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दो तो बुलिश ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, राइट। तो रेशियो लाइन ऑफ कोफोर्ज इज गेनिंग सम स्ट्रेंथ, मतलब कोफोर्ज अब रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को, ये एक चीज़ समझ में आ रही है। अब इसके बाद एक और स्टॉक देखते हैं। अब इसको हम देखते हैं कोल इंडिया के साथ, क्योंकि कोल इंडिया काफ़ी टाइम तक तो अंडर परफॉर्म कर रहा था, अभी रिसेंटली आउट परफॉर्म करना शुरू कर रहा है, मतलब प्राइस कितना बढ़ गया इसका। अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे एक लंबे ड्यूरेशन पे, तो हम देखते हैं ये 2014 में इसने टॉप बनाया, 2015 से अंडर परफॉर्म कर रहा था, 2021 में जाके इसने एक बॉटम बनाया यहाँ पे, और यहाँ से अब आउट परफॉर्मेंस शुरुआत की। अब जैसी आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हो गई है तो स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा रहा है, राइट। तो एक बेस फॉर्मेशन बना है और यहाँ से अब ऊपर जा रहा है। अब इसमें भी आप आपके जैसे ही लाइन चार्ट को ऑब्जर्व करते हो, लाइन चार्ट के जो पैटर्न्स होते हैं वो सेम ट्रीट कर सकते हो। जैसे आपने कैंडल स्टिक में कंसोलिडेशन सीखा होगा, तो कंसोलिडेशन प्लॉट करके कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो। मतलब यहाँ से आपको एक लार्जर सेंटीमेंट का एनालिसिस मिलता है कि यहाँ से ही आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हो सकती है। अब जैसे ये नीचे गिर रहा है, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन सिंपल ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये जो है ये एक बेयरिश ट्रेंड लाइन हो गई, क्योंकि इसमें एक टच पॉइंट आ गया, ये दूसरा टच पॉइंट, एक तीसरा टच पॉइंट, यहाँ कहीं पे जो टच नहीं हो रहा, बट ओवरऑल ये ट्रेंड लाइन के नीचे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई, फिर एक कंसोलिडेशन में आ गई ये। तो ये रेशियो चार्ट वेंट इनटू कंसोलिडेशन एट दिस पॉइंट। सो यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ करूँ, सो दिस इज़ अ रेक्टेंगल पैटर्न, तो यहाँ से इट वॉज अंडर परफॉर्मिंग, वेंट इनटू कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया, फिर यहाँ से कोल इंडिया आउट परफॉर्म करना शुरू हो गया, राइट। फिर एक और स्टॉक है जो हम देखते हैं। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे बी सॉफ्ट को चेक करते हैं। सो ये एक आउट परफॉर्मेंस चल रहा है, उससे पहले एक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था। पूरे आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो एक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था। अब इधर भी सेम एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ से ये टॉप से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, सो दिस इज़ अ बेरिश ट्रेंड लाइन, विद दैट देर इज़ अ कंसोलिडेशन हियर। तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न बन गया, ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया, प्राइस अब स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये एक एनालिसिस होगी कि अंडर परफॉर्मेंस, कंसोलिडेशन, आउट परफॉर्मेंस, ये चीज़ दिख रही है। अब ये जो एनालिसिस है ये शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस ये कैसे देखना है। तो एक सिंपल तरीका है, आप इसमें एक सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस वीडियो लेट मी प्लॉट अ सिंपल मूविंग एवरेज। मैं ये सारी ये जो टूल्स हैं उसको हटा दिया, अब मैं इधर इंडिकेटर डाल देता हूँ, सिंपल इंडिकेटर ऑफ सिंगल मूविंग एवरेज। मैं इसका पीरियड चेंज करते हुए मैं पीरियड 50 यूज़ करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं, और मैं इसका जो कलर है मूविंग एवरेज का वो ब्लैक प्लॉट कर देता हूँ। अब सिंपली हमें ये समझना है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसका ट्रेंड जो है, जो न्यूमरेटर है बी सॉफ्ट का जो न्यूमरेटर है उसका वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये रेशियो लाइन चला जाए
तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम सिर्फ आउट परफॉर्मेंस की बात करें, इसका मतलब अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो डिनोमिनेटर आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब निफ्टी 50 ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए मतलब न्यूमरेटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये यूज़ केस के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अगर आप मान लो बी सॉफ्ट वर्सेज एक और स्टॉक अगर आप ले रहे हो, आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हो, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में पेयर ट्रेडिंग की जा सकती है। आप पेयर ट्रेडिंग निफ्टी वर्सेस गोल्ड कर सकते हो कि जब निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तब आप निफ्टी में पार्टिसिपेट करो और गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हो। या आप जब भी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ में अगर गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो, गोल्ड को लॉन्ग कर सकते हो। नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग सिस्टम इन इटसेल्फ, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, बट मैं सिर्फ थॉट दे रहा हूँ आपको कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ ये कॉन्सेप्ट को एज पेयर ट्रेडिंग यूज़ कर सकते हो। आप इसमें ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और ये अगर बुलिश ट्रेंड में है तो आप इसमें बुलिश ट्रेड्स लेते रहो, तो काफ़ी अच्छे ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी सॉफ्ट अभी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब बी सॉफ्ट में जो भी बुलिश ट्रिगर्स हैं, और अगर बी सॉफ्ट का ट्रेंड भी बुलिश है, हालांकि अभी बुलिश ट्रेंड है, अब इसमें आप बुलिश ट्रेड्स लेते जाओ तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। करेक्ट। अब इसके साथ में जो स्टॉक्स हैं जो काफ़ी टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अब जैसे बजाज फाइनेंस हम लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब बजाज फाइनेंस को अब मैंने प्लॉट कर दिया है, ये काफ़ी टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, मेड अ कंसोलिडेशन, वेंट हायर, अभी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो बजाज फाइनेंस इज अंडर परफॉर्मिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब ये नॉट नेसेसरी दैट यू सी आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस ओनली ऑन डेली टाइम फ्रेम। आप इसको वीकली पे भी चेक कर सकते हो। वीकली पे चेक करोगे तो आपको एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छे पीरियड का एक डेटा मिलेगा। वीकली में भी अगर हम चेक करते हैं तो एक लंबे टाइम तक इसका आउट परफॉर्मेंस चल रहा था। ये इनफैक्ट 2012 से लेके इट मेड अ हाई इन 2020, ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था कंसिस्टेंटली। सो आउट परफॉर्मेंस कैन रिमेन, अ स्टॉक इफ इट इज आउट परफॉर्मिंग कैन कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म द मार्केट्स। इसमें कोई कंसोलिडेशन नहीं हो जाता, आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस में रिपीट हो सकता है और अंडर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है, अगर आप येस बैंक का स्टॉक देखोगे, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 500 पे आ जाता हूँ इंडेक्स पे, एंड इफ आई सिलेक्ट येस बैंक, और येस बैंक को अगर हम चेक करेंगे तो इट हैज़ कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म फ्रॉम ईयर 2018। तो ये कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है और अभी भी ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। अगर हम इसके बाद कुछ और स्टॉक्स देखेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल वर्लपूल, वर्लपूल इज अंडर परफॉर्मिंग फॉर सम टाइम नाउ। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ईयर 2020 से लेके ये कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो द स्टॉक्स इफ़ दे आर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, अगर आपके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो का पार्ट है और वो स्टॉक अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें कॉशियस हो सकते हो। शायद आप उसमें देख सकते हो कि आप अंडर परफॉर्मिंग जो स्टॉक्स हैं उनको निकाल के आउट परफॉर्मिंग वाले स्टॉक्स को आप अंदर लेकर आ जाओ पोर्टफोलियो के। लेट्स से वर्लपूल अगर आपके पोर्टफोलियो में है और वो आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अब इसका टाइम आगे कि निकल जाए और नया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक का पार्टिसिपेट करो। सो अगर आप एक बिलीवर है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो ये एक तरीका है कि आप इसमें देख सकते हो। अब एक और स्टॉक है, मैं अब कुछ स्टॉक्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको पता चलना चाहिए कि कब पार्टिसिपेट करना है कब नहीं करना है। अब जैसे एसबीआई को देखते हैं। सो एसबीआई on weekly time frame was outperforming in year 2021। तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया इन मंथ ऑफ फेब 2021। इट कंप्लीटेड इट्स आउट परफॉर्मेंस टिल दिसंबर 2022, मतलब एक पूरा साल, एक पूरे 2 साल, फेब 2021 से लेके दिसंबर 2022, 2 साल एस बी आई वॉज आउट परफॉर्मिंग। और अगर आप इस पीरियड में देखोगे तो एस बी आई ने काफ़ी अच्छी मूव दी है। और उसके बाद अभी ये जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट ये आउट परफॉर्मेंस के टाइम पे वी हैव टू पार्टिसिपेट, दैट स्टॉक शुड कम इन टू योर पोर्टफोलियो और मे बी इट शुड कम इन योर ट्रेडिंग ट्रिगर, यू शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट लॉन्ग इन दिस पोजिशंस। तो यहाँ पे आप एक अच्छी मूव कैप्चर कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप हम चेक करें और स्टॉक, तो लेट अस कम टू द बास्केट ऑफ F&O। ठीक है, अगर हम आरती इंडस्ट्रीज़ को देखें तो ये काफ़ी टाइम तक वीकली टाइम फ्रेम पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रॉम ईयर 2022 से लेके अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर उससे पहले देखेंगे तो ये आउट परफॉर्म कर रहा था। फ्रॉम ईयर 2014 टू 2022 इट वॉज कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग। सो एवरी ट्रेड सेटअप वर्कड। अब इसके बाद इसी में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे अपोलो हॉस्पिटल,
सो अपोलो हॉस्पिटल वॉज आउट परफॉर्मिंग, यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस था 2016 से लेके 2018, तो 2 साल ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। फिर 2000 सितंबर 2018 से लेके 2021 तक ये आउट परफॉर्म कर रहा है। इवन इसके बीच में कोविड का फॉल भी आ गया, राइट, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस 2018 से स्टार्ट हुआ, कोविड का फॉल था 2020 में। तो यहाँ से लेके 2021 तक, 2022 स्टार्ट तक ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जब आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, देन इट कैन आउट परफॉर्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So once you create a basket of stocks which are outperforming, then they can be part of your portfolio maybe for next 1 year, 1.5 year, 2 years, राइट. और जब तक ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं तब तक हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे आप उसमें बुलिश ट्रिगर्स लो, चाहे अगर वो इन्वेस्टमेंट ट्रिगर में है. देन दिस कैन बी अ गुड कॉन्सेप्ट वेयर यू कैन बिल्ड अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो. ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, इसमें बहुत सारे न्यूएंसेस हैं, आपको पैटर्न समझ में आने चाहिए, बट मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है आप उसको लाइन चार्ट पे प्लॉट करो और इसमें मूविंग एवरेज डाल दो और मूविंग एवरेज के हिसाब से आप कैलकुलेट करते जाओ. आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं इसको इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता रहूँगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ को और अच्छे से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी बहुत मदद होती है. ये वीडियो में आप मुझे ये भी बताओ कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और आप रिलेटिव स्ट्रेंथ एज अ कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करने वाले हो. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.